नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपीए सरकार को आंख दिखा रही थी और देश भर में यूपीए सरकार रहेगी या नहीं, इस मसले पर कयास लगाए जा रहे थे, उस वक्त हनुमानगढ़ में बैठे कांग्रेस के इस नेता के माथे पर शिकन का नामो निशान नहीं था। उनके चेहरे पर आश्वस्त का भाव साफ नजर आ रहा था। उनका दावा था कि यूपीए सरकार पर कोई खतरा नहीं है। दरअसल वह कोई और नहीं, प्रदेश कांग्रेस के सचिव मनीष धारणिया हैं। धारणिया को भाषण कला में महारत हासिल है। बेबाकी ऐसी कि अपनी ही सरकार के मंत्रियों और विधायकों को अकेले मलाई नहीं खाने की नसीहत देने से भी नहीं चूकते। मनीष धारणिया को कांग्रेस में गहलोत खेमे का माना जाता है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद अब उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात है कि इन दिनों मनीष जोधपुर देहात कांग्रेस के सह प्रभारी भी हैं, यानी मुख्यमंत्री के गृह जिले में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो आइए रूबरू होते हैं मनीष धारणिया से। धारणिया जी, कार्यक्रम आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। धारणिया जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एनएसयूआई यानी छात्र संगठन से आपने कांग्रेस के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और आप पीसीसी सचिव पद तक पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आपको? निश्चित तौर से सुखद अनुभव रहा है अभी तक। अच्छा लग रहा है कि आप किसी संगठन में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से शुरुआत करें और लंबे धीरे धीरे प्रगति करते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव पद पहुंचना, मेरे लिए कभी सोचा नहीं था कि प्रदेश पदाधिकारी आते थे, हम उनका जिंदाबाद करते थे, उनका स्वागत करते थे छात्र जीवन में, पर कभी सोचा नहीं था कि प्रदेश पदाधिकारी के रूप में भी कभी काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व की महिमा है कि जमीनी स्तर और छात्र लेवल पे काम करने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को आज प्रदेश में पदाधिकारी बनाकर काम करने का मौका दिया। पीसीसी में क्या जिम्मेदारी है आपके पास? पीसीसी में मुझे जोधपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी का सह प्रभारी बनाया गया है 1 साल से, और उसमें श्री सुनीता भाटी जी जो महासचिव हैं वो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं। मैं सह प्रभारी के रूप में जोधपुर जिला कांग्रेस देहात के सह प्रभारी के तौर पे काम कर रहा हूँ। वहाँ जो भी हमें प्रदेश से कार्यक्रम मिलता है उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, कार्यक्रम जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं वो संगठन का काम सुचारू रूप से चले, इसलिए लगभग महीने में 1 या 2 बार मुझे जोधपुर विजिट करना पड़ता है इस एज ए प्रदेश कांग्रेस सचिव के रूप में। और वहाँ मैंने पिछले 1 साल में, तो अभी 1 साल प्रभार मिले नहीं हुआ है कि अगले 3 अक्टूबर को मुझे प्रदेश सचिव बने 1 साल हो जाएगा। प्रदेश सचिव बनने के कुछ समय बाद हमें प्रभार दिए गए थे, तो 1 साल हुआ नहीं है, परंतु प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर पे मैंने विजिट्स किए हैं। ब्लॉक लेवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकें भी हैं। जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम, जो भी संगठनात्मक आदेश चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मिले हैं, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिले, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास किया है। और मुझे लग रहा है कि जोधपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी, वहाँ की जिलाध्यक्ष श्री हीराराम मेघवाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, और मुझे सौभाग्य है कि जोधपुर जिला अशोक गहलोत जी का गृह जिला है। यही मैं जानना चाह रहा था कि अभी आपने जब कहा कि जोधपुर का प्रभार मिला है आपको, सह प्रभार, तो चूंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है जोधपुर और वहाँ पर अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो इसका कितना महत्व मानते हैं आप? नहीं, महत्व ये, क्योंकि राजस्थान में जितने जिले हैं संगठनात्मक उतने ही प्रदेश सचिव हैं जी, तो प्रत्येक प्रदेश सचिव को एक जिले का सह प्रभारी बनाया गया है। लेकिन जोधपुर स्पेशल आपको दिया गया है। संयोग की बात है कि मुझे जोधपुर मिला है, और इससे इसको कोई इस विशेष एंगल से देखने की मैं नहीं सोचता कि कोई आवश्यकता होगी। ये एक संयोग है कि मुझे जोधपुर का सह प्रभारी बनाया गया है। और वैसे जोधपुर जिले में 2 इकाइयाँ हैं, एक जोधपुर शहर जिला और देहात। तो गहलोत साहब का जो गृह क्षेत्र है वो शहर में आता है, परंतु उन्होंने 5 टाइम जो सांसद रहे वो जोधपुर जिले से रहे, तो जोधपुर जिले की राजनीति में उनकी गहरी छाप है और वहाँ के
सभी साथियों ने अनेकों ऐसे नेता हैं जिन्होंने गहलोत साहब के नेतृत्व में काम किया है और उनकी भी नेचुरली उनका जो गृह क्षेत्र रहा है तो उनकी रुचि, विशेष रुचि जोधपुर जिले में होना स्वाभाविक है। जी, प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नजर आने लगी है, क्या लगता है आपको? ये जो अटकलें हैं जो मीडिया में है, विशेषकर प्रिंट मीडिया, इस तरह कई बार कुछ खबर नहीं होने पे खबर प्लांट की जाती है। डॉक्टर चंद्रभान जी जब से अध्यक्ष बने हैं बहुत बेहतरीन काम किया है, जगह जगह राजनीतिक सम्मेलन हुए हैं, ग्राम पंचायत कमेटियां बनी हैं, बूथ एजेंट BLA का काम बड़ी गति से हुआ है, नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन हो चुका है, वक्ता प्रवक्ता सम्मेलन हो चुके हैं, हर एक विधानसभा में 2-2 वक्ता प्रवक्ता बनाए गए हैं, अनुशासन समितियों का गठन हो चुका है। तो पिछले 1 साल में चंद्रभान डॉक्टर श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी, राष्ट्रीय सचिव अरुण यादव जी के निर्देशन में डॉक्टर चंद्रभान जी ने अच्छा काम किया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे के बदलाव की संभावनाएं हैं। जब बार बार चंद्रभान जी की अनदेखी की जा रही है, जिस तरह से सोनिया जी जब आई थी बांसवाड़ा तो वहां पे मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया गया उनको, जबकि प्रदेश के मुखिया हैं, तब तो इस तरह की अटकलों को बल मिलना स्वाभाविक है। ये जो प्रोग्राम रिसेंट अभी 30 अगस्त को बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी जी आए थे, वो लिफ्ट पानी जो नहर का पानी, हिमालय का पानी बाड़मेर के घरों में लिफ्ट कनाल के द्वारा, पाइपों के द्वारा, वो एक महती कार्यक्रम था जो सरकारी कार्यक्रम था। तो ऐसा है कोई भी परंपरा नहीं रही है कि सरकारी कार्यक्रमों में कई बार प्रदेश संगठन के पदाधिकारी को बुलाया जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, इसमें मैं औचित्य में पढ़ना नहीं चाहता। परंतु सब लोगों ने देखा है कि अग्रिम पंक्ति में सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें सोनिया गांधी जी के अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर चंद्रभान जी थे। तो प्रथम पंक्ति में बैठना और श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा पर्याप्त महत्व दिया जाना, ये इंगित करता है कि संगठन, सरकार और AICC में डॉक्टर चंद्रभान जी की पूरा महत्व है, प्रभाव है। इस तरह की कहीं ना कहीं अटकलें कुछ वेस्टेड इंटरेस्टेड लोग बार बार फैला रहे हों, तो सरकारी कार्यक्रमों में यदि संगठन के पदाधिकारी को बुलाया जाता तो क्या नया विवाद पैदा हो जाता? लेकिन ये विवाद तो तब बात बने जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं, सरकारी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का भाषण होता है। वो एक राष्ट्रीय एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, और आप इसमें देखेंगे उस कार्यक्रम में चाहे क्षेत्रीय सांसद बोले हों, चाहे केंद्र सरकार में मंत्री CP जोशी जी बोले हों, चाहे मुख्यमंत्री जी बोले हों, चाहे जितेंद्र सिंह जी बोले हों, सबके सब जनप्रतिनिधि बोले। एक भी उस कार्यक्रम में कई, श्रीमती सोनिया गांधी एक राष्ट्र की नेता है, महान नेता है, उनका कार्यक्रम समय की हमेशा कमी रहती है। तो समय की कमी के कारण या सरकारी कार्यक्रम होने के कारण डॉक्टर साहब नहीं बोल पाए होंगे। चलिए, मैं चंद्रभान जी की बात को खारिज करता हूँ, यहाँ मैं सिर्फ मनीष धाड़िया की बात करता हूँ। मनीष धाड़िया के बारे में ये कहा जाता है कि वो वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल बनाने में महारत हासिल है। कैसे जादू करते हैं आप? कोई जादू इसमें नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मेरी दूसरी पीढ़ी काम कर रही है, मेरे पिता भी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, और कॉलेज जीवन में 2 रास्ते थे। एक दूसरा रास्ता खुद का कैरियर बनाने का था, चाहे वो अधिकारी के रूप में, चाहे बिजनेस करने के रूप में। एक रास्ता कंटीला था, पथरीला था, जो राजनीति का था, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में सेवा का था। तो अंतःप्रेरणा से जो मन को अच्छा लगा, इसलिए राजनीतिक का मार्ग चुना और उसमें काम किया। मेरा ये मानना है कि नेता वरिष्ठ हो, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो आम आदमी हो, यदि आपकी नीयत साफ होगी, आपकी कथनी करने में अंतर नहीं होगा, यदि आप ईमानदारी के साथ बात करेंगे, सच्चाई के साथ बात करेंगे, और मेरे को तो ये सबसे सर्वोच्च बात ये लगती है कि आपकी नीयत।
यदि आपकी नीयत सही है तो दूसरों की नीयत आपके प्रति सही होगी। तो मैंने कोशिश हमेशा से हर एक व्यक्ति से मैंने संबंध अच्छे रखने की कोशिश की है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के मेरे प्रति विरोध हुआ या उसके मन में मेरे प्रति गलत भावना हुई तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उसको जाके बात करूँ, भाई मेरी गलती क्या है, और कोशिश की है कि गलती नहीं हो, किसी के प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं हो, बुरी भावना नहीं हो, किसी का बुरा नहीं हो। और यदि जाने अनजाने में कभी बार कुछ गलती हो तो जाके उस व्यक्ति विशेष के पर जाके मैं समक्ष मैं मेरी गलती को स्वीकार करने में उसमें कोई बुराई नहीं समझता। और निश्चित तौर से हर एक व्यक्ति का ये प्रयास रहता है कि जिस फील्ड में वो काम करता है उसमें जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उससे उसका संबंध अच्छा हो। निश्चित तौर से जो जिस फील्ड में काम करता है उसका ये प्रयास रहता है कि उससे उच्च स्तर पे काम करने वाले पदाधिकारियों से, नेताओं से या एडिटर्स जो भी हों उनसे उसका रिलेशन अच्छा हो। परंतु ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें कामयाब हो। पर मैंने एक ही चीज़ सोची है कि नीयत साफ हो, ईमानदारी हो, सादगी हो और समर्पण हो। इन सब बातों के साथ आगे बढ़ा जाए तो रिश्ते मजबूत होते हैं। नहीं, आप गहलोत खेमे के माने जाते हैं। हम जानना चाहेंगे गहलोत साहब से पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी? 1994 में श्री रविंद्र अग्रवाल गोगा यहाँ के अध्यक्ष थे जिला यूथ कांग्रेस के। मैं महासचिव था। हम एक बड़ा राजनीतिक सम्मेलन यहाँ करना चाहते थे। इसके लिए हमने चौधरी अजीत सिंह जी को आमंत्रित किया, नवल किशोर जी को आमंत्रित किया और उसी समय हमने अशोक गहलोत जी को आमंत्रित किया। ये 9 अगस्त 1994 की बात है, जो राजनीतिक सम्मेलन, जब एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को लेके यहाँ स्थानीय स्तर पर दिग्गज नेता चौधरी आत्माराम जी थे। कुछ लोगों ने उनको भड़काने का प्रयास किया कि ये रविंद्र गोगा और मनीष दारणिया ने नेता बनना चाहते हैं। तो चौधरी साहब के दिमाग में कुछ भ्रांतियाँ हुई, उस दौरे को लेकर संशय पैदा हुआ। परंतु उसी समय सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर चंद्रभान जी और दिलसुख राय चौधरी जी आए थे। उन्होंने बैठ के यहाँ समन्वय किया और चौधरी आत्माराम जी ने उस कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया। और वर्तमान जो जिलाध्यक्ष है सुरेंद्र दादरी जी, उस कार्यक्रम के वो स्टेज सेक्रेटरी जो आपके मंच संचालक बने। तो हमने कहा कि हमें ये कार्यक्रम चाहिए, हमें मंच संचालक नहीं चाहिए, हमें नेतृत्व नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि राजनीतिक सम्मेलन हो, बड़ा सम्मेलन हो। और उसमें चौधरी अजीत सिंह जी आए और अशोक गहलोत जी आए, नवल किशोर जी आए। नवल किशोर शर्मा जी उस समय केंद्र में AICC के जनरल सेक्रेटरी थे। अशोक गहलोत जी पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे। उस समय उनके पास उस समय कोई पद नहीं था। उस समय उससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे कई 2 बार और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। तो उस समय उनके पास एक सांसद थे। तो उस समय अशोक गहलोत जी के मैं संपर्क में आया और वो 1994 में उस कार्यक्रम से वो काफ़ी खुश हुए। जिन परिस्थितियों में वो प्रोग्राम हुआ था वो उससे भली भांति परिचित थे। अब उस कार्यक्रम से मेरे से और उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जितने भी युवा साथी थे उन सबसे गहलोत साहब खुश हुए। और अशोक गहलोत जी एक राजस्थान में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का अशोक गहलोत जी ने काम किया है। उन्होंने कभी भी धनाढ्य लोगों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने हमेशा मध्यम वर्ग के लोगों को या साधारण परिवार के लोगों को जो आपके ड्रामा पॉलिटिक्स करते हैं, हाई फाई पॉलिटिक्स करते हैं, उनको कभी पंप एंड शो की जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको गहलोत साहब ने कभी परिचय नहीं दिया। परंतु जो साधारण परिवार से हो, जिनके कांग्रेस के प्रति सोच हो, गहलोत साहब की एक हमेशा से सोच रही है कि कांग्रेस ही मजबूत हो। कांग्रेस जब मजबूत होगी जब हर एक क्लास के लोग हों, हर एक कास्ट के लोग हों। यानी उस कार्यक्रम की सफलता के बाद गहलोत साहब आपके कायल हो गए? नहीं, कायल नहीं, उनके संपर्क में आए और उनकी नज़रों में आए। फिर उसके बाद में वो उन्होंने वाच किया और उन्होंने उनको, मैं अकेला नहीं हूँ, राजस्थान में अनेकों ऐसे मंत्री होंगे, अनेकों ऐसे सांसद होंगे और MLA सैकड़ों होंगे जिनको अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ाया है इस बात में। और कोई मेरे अकेले की बात नहीं है। उनका दृष्टिकोण हमेशा से कांग्रेस को मजबूत करने का रहा है।
और कैसे लोगों को आगे लाया जाए। वो खुद उनका कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो उस क्लास के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की क्या ठीस है, क्या दुख है, किस संघर्षों का उनको उस क्लास के कार्यकर्ता को सामना करना पड़ता है, वो भली भांति परिचित थे। उन्होंने बहुत से लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया और पूरे राजस्थान में आगे बढ़ाया, और मेरे पे भी उनकी कृपा रही है। मुझे भी उन्होंने राजनीति में प्रमोशन दिया, मुझे भी उन्होंने मदद की आगे बढ़ने में, और मैं उनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। मनीष जी, आप गहलोत साहब के फैन हैं, समर्थक हैं, उनके गुट के हैं, लेकिन गहलोत साहब को बदलने की बात हो रही है। मैं पहले तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई गुट राजस्थान में नहीं है, और एक ही कोई गुट गाट की बात कहना गलत है। कोई आखिर हर एक लेयर पे काम करते हैं, कोई स्टेट लेवल पे काम करता है, कोई डिवीजन लेवल पे काम करता है, कोई जिला लेवल पे काम करता है, कोई तहसील लेवल पे काम करता है, फिर किसी न किसी का किसी के साथ आना जाना भी होगा, संबंध भी होगा, तो इसको गुट का काम कहना गलत है। और चूंकि कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक जमात कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी, 110 साल से भी पुरानी पार्टी, 115 साल कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, लंबा इतिहास है। तो जितना बड़ा परिवार, उसमें कहीं ना कहीं असंतोष भी होता है, कई मनमुटाव भी होते हैं, पर मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं। और हर एक उनको बदलने तक की नौबत क्यों आ गई, इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है? इसी बात में आ रहा हूं कि बदलने की ऐसी कोई बात है नहीं कहीं। बार बार मीडिया का एक सेक्शन इस बात को उठाता है, तो मुझे अभी चुनाव में ज़्यादा समय बाकी नहीं है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे फ्री मेडिसिन बांटने की बात हो, चाहे गरीबों को आवास देने की बात हो, पक्का आवास राजीव गांधी आवास योजना के तहत बनाया जा रहा है, जच्चा बच्चा शिशु सुरक्षा योजना के तहत प्रसव, गर्भवती महिलाओं का प्रसव राज्य सरकार के खर्चे पे कराया जा रहा है। यहां तक कि पशुओं को दवाई फ्री दी जा रही है, यहां तक कि वाटर किसान सिंचाई के अंदर वाटर टैंक बनाने की उसकी सब्सिडी बढ़ा के दी जा रही है। तो लोग राज्य सरकार के काम से खुश हैं, विशेषकर जो मेडिसिन, फ्री मेडिसिन का है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, कोई भी जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए, चाहे बड़े से बड़ा पूंजीपति भी फ्री मेडिसिन की फायदा लेना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। निश्चित तौर से एक अच्छा काम हुआ है, तो मुझे कहीं संभावना नहीं है कि अशोक गहलोत जी को कोई कहीं बदलाव होगा। वैसे हमारी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं, वो निर्धारित करते कि कौन कहाँ काम करेगा, वो जो अच्छा उचित समझेंगी वो उन्होंने किया है, वही आगे करेंगे। और जहाँ तक मुझे संभावनाएं हैं कि हम 2014 का चुनाव श्री अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ेंगे। मनीष जी, आपने अभी राज्य सरकार की खूब तारीफ की है, लेकिन मुझे याद है 1 साल पहले जब सुरेंद्र दादरी जिलाध्यक्ष बने थे, वहाँ पे उनकी एक सभा हुई थी, वहाँ पे आपने राज्य सरकार क्या जनप्रतिनिधियों पर आपने निशाना साधा था। आपने खुलेआम कहा था कि मलाई खा रहे हैं जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बेबस है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो सत्ता रूपी मलाई है वो बांट के खाना बांटा जाए। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे सांसद है, विधायक है, वो जो समितियां होती है राज्य सरकार की, सलाहकार समितियां ऑनरी है, उसमें कुछ कोई ऐसा नहीं है कि भत्ता मिलता हो, कोई अलाउंस मिलता हो, कोई पे मिलती हो, वो एक मानद पद है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो सांसद, विधायक, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो खुद से जुड़े हुए लोगों को ही बार बार, एक ही व्यक्ति कई समितियों में होता है और एक व्यक्ति को चांस नहीं मिलता। तो मैंने ये कोई साधारण लहजे में एक कोई विशेष उसका कोई आशय नहीं था कि मेरा आग्रह कहने का ये आशय था कि वो जो इस तरह की नियुक्तियां हैं वो अपना प्राय ये देखा जाए कि कांग्रेस के प्रति समर्पित कौन है। सिर्फ अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को बार बार
और बारंबार एक ही व्यक्ति को अनेकों जगह और एक व्यक्ति को जगह नहीं, ऐसा मेरा कहना था कि इसको बांट के ज़्यादा लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, ज़्यादा लोगों को भागीदारी हो, ये मेरा आशय था। और मुझे खुशी है कि नेतृत्व ने, जो हनुमानगढ़ जिले के सांसद विधायकों ने इसको बड़े दिल से लिया और उसके बाद में अनेकों लोगों को उसमें मौका भी मिला है। उसको उन्होंने उस बात को बड़े दिल से बड़प्पन दिखाते हुए हमारे जिले के नेतृत्व ने लिया। और मेरा कोई जो कार्यकर्ताओं से मुझे फीडबैक मिला वो मैंने वहाँ रखा मौका। कोई ऐसा विशेष नहीं था कि सरकार के प्रति नहीं था या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं था। मेरा ये कहना था कि ये सबको मिले जो कांग्रेस से जुड़ा हो। कई बार राजनीतिक पार्टी में उम्मीदवारी को, चाहे विधानसभा की हो चाहे सांसद की हो, एक पद एक टिकट होती है, उसके लिए कई दावेदार होते हैं। कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं, कोई कार्यकर्ता किसी के साथ है, कोई कार्यकर्ता किसी के साथ है, टिकट अनाउंस होने तक। टिकट अनाउंस होने के बाद में सब के सब जिसको पार्टी सिंबल देती है उसके साथ हो जाते हैं। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि मैं आत्माराम जी की मैंने चुनाव में 98 में मैं साथ रहा हूँ, 93 में मैं इनके साथ, मैंने साथ पार्टी के साथ विधायक के चुनाव में हमेशा मैं रहा हूँ। और पिछली बार मेरा संगरिया से परम नवदीप जी के साथ पैनल में नाम था, कुछ और लोग अच्छे गंभीर कैंडिडेट थे, मेरा भी नाम चला, टिकट नहीं मिली, मैंने ईमानदारी से परम नवदीप जी की मदद की। भरतनाम जी लड़े, मदद की। शंकर पन्नू जी लड़े, मदद की। तो कोशिश ये है कि जहाँ तक पार्टी उम्मीदवारी का फैसला नहीं करती, जब तक बात लड़ाई रहती है उस उम्मीदवारी के लिए, जब उम्मीदवारी डिसाइड हो जाती है तब सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं। नहीं, अभी आपने बात की है कि कांग्रेस सरकार को लेकर लोगों में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन खासतौर पर कार्यकर्ता ही बहुत ज़्यादा नाराज हैं और यहाँ तक कि प्रदेशाध्यक्ष के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की है। कई जगह घटनाएं सामने हमारे। एक भरतपुर को हम छोड़ दें, वो उसकी अभी जांच चल रही है, तो उस बारे में मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना। भरतपुर के अलावा डॉक्टर चंद्रभान जी या मुख्यमंत्री जी या कोई, मैं भी जोधपुर देहात के अंदर 20-30 मीटिंगों में, जनसभाओं, अलवर में भी बहुत कुछ हुआ था। नहीं, अलवर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं ऐसा मंच पे चढ़ गए लोग, उतारने की। वो अलवर के अंदर एक बलजीत यादव करके गैर कांग्रेसी नेता थे, उनको बैठने को लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ऐतराज किया था। चूंकि वहाँ के सांसद है, वो बहुत महत्वपूर्ण नेता है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, बहुत मृदुभाषी हैं, तो वो उनका ये कहना था कि मैं एक जनप्रतिनिधि से मिलने सभी तरह के लोग आएंगे। अब मैं जा रहा हूँ तो गृह राज्य मंत्री के रूप में जा रहा हूँ, तो दूसरी जमात के लोग भी आएंगे, तो उस घटना कोई अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार और संगठन में तालमेल का अभाव है, क्योंकि आप संगठन में महत्वपूर्ण पद पर हैं और आपके प्रदेशाध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कहीं न कहीं सरकार के कामकाज पर उन्होंने सवाल उठाया है। नहीं, जहाँ तक संगठन की तालमेल की बात है, ज़्यादातर ब्लॉक अध्यक्ष विधायक की सहमति से बने हैं, तो वहाँ कोई तनाव तालमेल कांग्रेस सरकार और प्रदेश सरकार में ये कहना गलत है। पीछे करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री निवास पे प्रदेश पदाधिकारियों व प्रदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समन्वय हो और अधिक समन्वय हो, और उसमें चंद्रभान जी ने कहा था कि मेरा मुख्यमंत्री जी का समन्वय बहुत अच्छा है और मंत्री और पदाधिकारियों का समन्वय और अच्छा हो, प्रदेश जिले लेवल पे जो काम करें उनका समन्वय अच्छा हो। अभी आगामी 2-3-4 अक्टूबर को प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर प्रदेश प्रभारी मंत्री जाएंगे, विजिट करेंगे और उसमें प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो समन्वय है, पर एक चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, जो राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहता, कहीं भी हो सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो समन्वय अच्छा है और अधिक समन्वय, जैसे चुनाव की तरफ बढ़ेंगे हम और ज़्यादा समन्वय करेंगे और मानसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नई प्रदेश कार्यकारिणी उसको बने भी 1 साल हुआ है, कुछ मंत्री पहले से बने, कुछ मंत्री बाद में बने, तो एक समन्वय बनते बनते तो प्रदेश पदाधिकारी घोषणा के बाद रिशफल हुआ था, जिसमें इस इलाके को भी बहुत लंबे समय के बाद प्रतिनिधित्व मिला था। नहीं, मनीष जी, आखिर क्या कारण है कि सरकार कई बार बैकफुट पे नजर आई है, चाहे वो मदेरना प्रकरण हो या गोपालगढ़ प्रकरण हो? कई जगह सरकार बिल्कुल सवाल या निशान लगाया है सरकार के कामकाज को लेकर। जहाँ तक मदेरना प्रकरण का सवाल है, वो न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस पर टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और जो गोपालगढ़ का है कि 2 समुदायों में
कि समन्वय विश्वास की कमी थी, और उसमें एक दुखद है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। क्या परिस्थितियाँ थी उसमें अभी आयोग जांच कर रहा है, पर जो भी हुआ वो दुखद हुआ और इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो। और रही, यदि हम पिछली सरकार से तुलना करें तो 80 से ज़्यादा लोग पुलिस गोलियों का शिकार हुए थे। हमारे पड़ोस में करसाना में किसानों ने गोली मारी, कि पानी की मांग की तो गोलियां चलाई गई, डंडे मारे गए, किसानों को रासुका लगाई गई। सोहला में गर्भवती महिला की गोली से मृत्यु हुई, गोलियां चली, किसान मरे। गुर्जरों और मीणाओं को आपस में लड़ाया गया, 70 से अधिक उस आंदोलन की भेंट चढ़े, रेलवे पटरियां उखाड़ी गई, रोडवेजों को जलाया गया। तो एकदम पिछले सरकार से तुलना करें, वसुंधरा राजे की सरकार से हम तुलना करें तो निश्चित तौर से अशोक गहलोत सरकार, उनके नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ने बेहतरीन काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा काम किया है, सांप्रदायिक समन्वय में अच्छा काम किया है, और जहाँ तक कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं हुआ है, और बारिश अच्छी हुई है, फसलें अच्छी हुई है, हर एक तरह से जो शासन है वो बढ़िया चल रहा है। कुछ न कुछ हमेशा सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। आखिर वो कारण क्या है जिससे कांग्रेस के अंदर ही इतनी ज़्यादा उठापटक चल रही है? खास तौर पे कर्नल सोनाराम गहलोत को हमेशा निशाने पर रखते हैं, आखिर क्या वजह है? सोनाराम जी एक वरिष्ठ नेता हैं और गहलोत साहब तो बहुत सीनियर लीडर हैं। दो बड़े नेताओं के बारे में मेरे से छोटे नेता का बोलना, लेकिन आप पीसीसी सेक्रेटरी हैं, इसलिए आप वो बाड़मेर का मामला है। सोनाराम जी का एक वर्किंग और स्टाइल है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। कांग्रेस के कई नेताओं के चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं और कुछ अभी जेल में भी हैं। आखिर इन घटनाओं से कांग्रेस के प्रति लोगों का जो एक नकारात्मक रवैया है वो क्यों पनप रहा है इस तरह से? एक तो व्यक्ति विशेष के ही मामले आए हैं और वो भी न्यायालय में है, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन नहीं, ये कारण ये है कि अगर उस तरह घटनाओं से पब्लिक को आप कैसे फेस करेंगे? बात ये है कि घटनाएं एक दो हैं, परंतु सेंसिटिव मीडिया हाइप उसको ज़्यादा मिला। अब ये न्यायालय में प्रकरण है, कोई ये व्यक्तिगत मामले हैं जिनसे पार्टी के ऊपर इससे कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। सार्वजनिक जीवन में चरित्र बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति उसमें कहीं न कहीं है तो बहुत वरिष्ठ नेता है, कोई भी व्यक्ति गलत करेगा, गलती करेगा। गहलोत साहब ने पिछली बार कहा था हर एक गलती कीमत मांगती है और कानून अपना काम कर रहा है। जैसे ही इस तरह के प्रकरण सामने आए तो आप गवाह हैं, राजस्थान की जनता गवाह है कि तुरंत इस्तीफे लिए गए, कांग्रेस की मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया। दूसरी पार्टियों ने इस तरह के मामले में चार्जशीट लोगों के साथ क्या किया। अभी बंगारू लक्ष्मण जेल में बैठे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और भी लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे कार्रवाइयाँ हुई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनको मदद करने में आगे बढ़ के आती है। कांग्रेस पार्टी यदि कोई गलती करता है उसके खिलाफ एक्शन लेती है और अल्टीमेटली इस देश में लॉ का रूल है, रूल ऑफ लॉ है, और क्या होगा वो यदि दोषी है नहीं है वो निर्धारित वो काम न्यायपालिका का है। नहीं तो प्रेस का काम है कि वो निर्णय दे, न हम लोगों का काम है कि निर्णय दे। आरोप लगे हैं, पुलिस ने और सीबीआई ने जांच की है, मामला न्यायालय में। जनता तो दे सकती है निर्णय। जनता कांग्रेस के साथ है और आने वाला चुनाव इस बात को साबित करेगा। मनीष जी, अगले साल चुनावी दौर शुरू होगा, पहले विधानसभा चुनाव और लगता है उससे पहले कहीं लोकसभा चुनाव न हो जाए। केंद्रीय राजनीति में जो उठापटक चल रही उसके बारे में क्या कहना है आपका? जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, मेरे को दिल्ली की राजनीति का अनुभव है, बहुत ज़्यादा अनुभव है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे कुछ दूसरी पार्टी के सांसदों से भी संबंध है। निश्चित तौर से कोई भी पार्टी अब चुनाव नहीं चाहती। सरकार बचेगी या जाएगी? सरकार जो केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार है, ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, पूर्ण कार्यकाल रहेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हम जो चुनाव है नेक्स्ट 2014 में ही देखेंगे, उससे पहले दूर दूर तक संभावना नहीं है। रही बात ममता बनर्जी जी
जो बंगाल का विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था तब तक उनका रुख और था, और जब से विधानसभा चुनाव आए हो गए बंगाल के, उनको कांग्रेस की आवश्यकता चुनाव तक थी। बंगाल के लोग लेफ्ट के बहुत लंबे रूल से दुखी थे और उन्होंने एक बदलाव के रूप में एक जो महागुट महाजोत जो अलायंस था ममता जी के नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, और मिलके चुनाव लड़ा और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और इंडिपेंडेंट तौर पे ममता बनर्जी जी को वहाँ मेजोरिटी मिल गई। जिस दिन से उनको इंडिपेंडेंट मेजोरिटी मिली है वो कांग्रेस को आंख दिखाने लगी। आंख दिखाना नहीं, वो उनका मनोवृत्ति समझ से बाहर है कि क्यों वो बार बार केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में उनके गतिविधियों में बाधाएं पहुंचा रही है। नहीं, ये दर्द सिर्फ ममता की नहीं है, बाकी तमाम पार्टियां हैं जो सहयोगी, खासतौर पर मुलायम सिंह हो, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस सबको हेकड़ी दिखा रही है आजकल, यूपीए गठबंधन को साथ लेकर नहीं चल रही है। 272 मेजोरिटी है, जिसमें से 207 कांग्रेस के पास है, तो हम मेजोरिटी से सिर्फ 65 सीट्स दूर हैं। तो मेजर शेयर होल्डर कांग्रेस है, तो डिसीजन जो ड्राइवर की सीट पे बैठा है उसी को लेना पड़ेगा। सबको कोalitions को उनके जो मिनिस्ट्रीज मिली है उनमें उनको काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि कोई कोalition पार्टी ने शिकायत की हो कि उसको जो मंत्रालय मिला है उसमें काम करने में कोई बाधा कांग्रेस द्वारा या पीएमओ द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो ना, और राष्ट्रपति जी का जो इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति चुनाव, उसमें ममता बनर्जी ने खुलेआम यूपी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। आखिर में मजबूर होकर ममता बनर्जी जी को कांग्रेस के साथ लगना पड़ा, और डाटा सबको पता है कि बिना ममता बनर्जी के ही कांग्रेस बहुत बड़ी मेजोरिटी से राष्ट्रपति के चुनाव में जीत रही थी। वो एकदम आखिर में आए, उन सिर्फ एक इमोशनल बात थी कि प्रणब मुखर्जी साहब का गृह राज्य बंगाल है, वो बंगाल से उनको समर्थन मिले। इसके अलावा ममता बनर्जी जी के समर्थन से राष्ट्रीय चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस का एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, और जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी चाहेंगे उस टाइम कांग्रेस तुरंत अपना बहुमत साबित किया हुआ है, कई बार किया है, और जब यदि कहेंगे राष्ट्रपति जी ये मेजोरिटी है या नहीं है, ये संसद में तय होगा। यानी सरकार नहीं जाएगी? सरकार का जाने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी चुनाव नहीं चाहती, ये मैं। लेकिन 2 साल के बाद जब लोकसभा चुनाव होगा, जिसे आप कह रहे हैं कि अभी चुनाव नहीं होगा लोकसभा चुनाव, तो 2 साल के बाद स्वाभाविक है, 1.5 साल के बाद उस समय क्या स्थिति हुई? जिस तरह से कांग्रेस आरोपों से घिरी हुई है, घोटालों से घिरी हुई है, भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, किस तरह से फेस करेंगे पब्लिक को? मैं आपको एक तो बातें ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। ये जो भी बातें उठी हैं, चाहे वो 2G का है, चाहे कोयले की बात है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात है, ये सब जो चीज़ें फैक्ट सामने आए वो RTI से आए, राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये भारत की महान जनता को ये अधिकार मिला, इसका इनिशिएटिव कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया। उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष की हैसियत से और कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सलाह दी कि RTI लागू किया जाए, भारत की जनता को सूचना का अधिकार दिया जाए। चाहे जितने भी स्कैम आए हैं सामने, उसमें जो फैक्ट आए वो सूचना के अधिकार से हासिल किए गए। यदि कांग्रेस की नीयत खराब होती, कांग्रेस यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती तो RTI नहीं देती। RTI देने के बाद उसको वापस भी ले सकती थी। न केवल RTI दिया है, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, हर एक तरह से भारत निर्माण की योजना हो, किसानों के कर्जे माफ करने की बात हो, चाहे नरेगा स्कीम लागू करने की बात हो। आप नरेगा को आलोचना कर सकते हो, परंतु आपको देखना पड़ेगा कि आज बिहार से मजदूरों का पलायन बंद हो गया है। आज पंजाब में बड़े किसान परेशान हैं कि बिहार से मजदूर नहीं आ रहा है। तो जो गांवों से बड़े शहरों की तरफ पलायन हो रहा था वो नरेगा से रुका। देवीलाल जी ने नारा दिया था कर्जा माफ का, पर 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया।
75,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ इस देश में किसी ने किया है तो सोनिया गांधी जी ने किया है, मनमोहन सिंह जी ने किया। नहीं, आपने सही कहा है कि कांग्रेस ने मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो CAG है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। पर पहले भी चतुर्वेदी साहब थे, उन्होंने कुछ कहा, उनको बाद में लोकसभा की टिकट मिली। दिल्ली में कहा जाता है कि ये कितनी सच्चाई है मैं क्लेम नहीं करता कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी विनोद राय जी का नाम था, वो नहीं बने, तो ये भी एक जड़ में कोई बात हो सकती है। और अभी सुब्बा राव जी जो RBI के गवर्नर हैं, JPC के सामने आए, उन्होंने जो 2G का जो घाटा है जो बताया है कि वो अनुमानित है। अब एक प्लॉट का कोई रेट है, उसका कोई अनुमान 10,000 भी लगा सकता है, कोई 1 लाख भी लगा। यदि मालिक से पूछा जाएगा कितना है, वो कहेगा 1 लाख है, खरीदने वाले से पूछो बोले 50,000 है। तो ये अनुमान सच्चा है, वो कोयला के ये जा रहा है कि जब कोयला के हैं जीरो के बारे में जब उनको नहीं लगा तो उन्होंने अनुमानित कर दिया। नहीं, ये अनुमानित है, कोई भी ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, वो उनका अनुमान है और वो एक्सेस के हैं। और आप 98 जो आज आप 2012 में CAG हो, 2012 के CAG 2004, 2003, 2002 तो पीछे की खोद खोद के रिपोर्ट लाए तो कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है कि इस तरह से क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी किसी का टूल बनी हो, ऐसा तो नहीं कि बार बार से कोई हरिद्वार से आके आंदोलन कर रहा है, कोई रालेगांव सिंधी से आके आंदोलन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि IB के एक्स चीफ अजीत डाभोल, सुब्रमण्यम स्वामी, आपके कोई संत, कोई नए युग के गांधी बैठ के प्लानिंग करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने देश के वर्तमान वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब के बारे में कई बार कोर्ट्स में बेसलेस एलिगेशन लगाए, कोर्ट्स ने चिदम्बरम साहब को क्लीन चिट दे दी। हिटलर के एसोसिएट का एक था कि एक झूठ को 100 बार बोलो सच बन जाएगा। तो विपक्षी पार्टियां और सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ है नहीं। और दुर्भाग्य से ये एक ऐसा दौर है जिसमें मीडिया भी सनसनीखेज जो ब्लेम की खबरें हैं, जो बदनामी की खबरें, उनको ज्यादा वो उनका डिस्क्रिप्शन पावर है, उनको लीड रोल दे रहा है। मीडिया का काम तो बिल्कुल सच दिखाना, आईना दिखाना है, और वो दिखा रहा है। पर जो सकारात्मक खबरों को मीडिया दिखाए। पहले कुछ हम और चर्चा करना चाहेंगे, जैसे आपने कहा भी कि केंद्र सरकार ने, खासतौर पर UPA सरकार ने RTI का अधिकार दिया जनता को, बहुत अच्छी बात है। मनरेगा जैसी बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ा एक्ट दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी कांग्रेस सरकार ने, UPA सरकार ने महंगाई की सौगात भी दी है लोगों को, ये शायद अच्छी बात नहीं है। मेरे मदर प्रिंसिपल थे, जब मैं बच्चे 1,000 रुपया उनको मिलता था। और इतिहास गवाह है, जो सरकारी कर्मचारी, जो टीचर थे या इस ग्रेड के, 300 से 400 रुपया। छठे आयोग के बाद सबकी तनख्वाहें क्या है। मैंने जो कॉटन है, खुद किसान हो, हमने कॉटन 500 रुपये भी बेचा है, जो आज पिछले से पिछले साल 7,000 तक गया, पिछले में 4,000 के आसपास। ये गवार है वो 1,000-1,200 रुपये पे हमेशा रहता था। तो जब जींस का रेट बढ़ेगा, जब क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का जब रेट 100 से ऊपर जाता है, तो कोई भी सरकार खुश नहीं होती कि चीज़ों की रेट बढ़े। अब डीजल, पेट्रोल, जब मैंने स्कूटर चलाना सीखा था, स्कूटर चलाता 9.5 रुपये पर लीटर आता था, आज 70 के आसपास है। तो क्या स्कूटरों की संख्या कम हुई है? चलाने वालों की संख्या कम हुई है? मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि जिन घरों में पहले पंखे थे, आज उन घरों में AC है। गांव के अंदर भी गरीब से गरीब आदमी के घर में टेलीविजन है, गरीब से गरीब घर के आदमी के घर में भी फ्रिज है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा है और आज हम दिनों दिन सुविधा भोगी होते जा रहे हैं। तो जो चीज़ों के रेट, सिर्फ महंगाई, सरकार पेट्रोल बनाती नहीं है। आज 5 रुपये डीजल का रेट बढ़ाने के बाद में भी डीजल के पर रेट में सरकारी कंपनीज को घाटा हो रहा है। ये सब्सिडी, महंगाई
सरकार महंगाई नहीं बढ़ा रही है, धीरे धीरे सब्सिडी कम कर रही है। और आपको फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ऐसी सरकार है। 2008 में एक आर्थिक सुनामी आई, मंदी आई, जिसमें अमेरिका के बैंक फ्लॉप हो गए और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है वर्ल्ड के, तो डावाडोल होगी। और इस समय हिंदुस्तान के झटका भी नहीं लगा। ये वो आज देश के प्रधानमंत्री वही योग्य नेता है। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो देश का सोना गिरवी रखा गया था। ये वो प्रधानमंत्री है जो उस समय वित्त मंत्री बने और नए आर्थिक सुधार किए। और इतिहास गवाह है कि जब से मनमोहन सिंह जी राजनीति में आए हैं तो देश में अर्थव्यवस्था सुधारी है। आज विदेशों में भारत की एक साख है। और श्रीमती सोनिया गांधी एक ऐसी नेता है, आज इस देश में कोई वार्ड की पोस्ट भी छोड़ना नहीं चाहता। देश का सर्वोच्च पद त्याग करके उसको मनमोहन सिंह के सिर पे वो ताज रखा। ऐसी नेता कहीं नहीं है, कहीं दाग नहीं है। और जब सबसे लाभ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जब बात आई, श्रीमती सोनिया गांधी ने तुरंत इस्तीफा देकर दोबारा रायबरेली से चुनाव लड़े। एक ऐसा परिवार है जो कास्ट से, जो भाषा से, जो क्षेत्र से, जो धर्म से ऊपर उठा हुआ है। एक ऐसे नेता हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। कश्मीर में भी आवाम उनको सुनने को आता है। वो गंगानगर में भी लोग उनको देखने के लिए आते हैं। मणिपुर, नागालैंड में भी लोग उनको देखने आते हैं। आंध्र प्रदेश में भी आते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ जिसमें ऐसी महान नेता, जो कि गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की परंपरा की निर्वाहक पार्टी। मनीष जी, आप यूथ कांग्रेस में भी काफ़ी समय तक रहे और राष्ट्रीय सचिव भी बने थे, आप काफ़ी काम किया था आपने। आपको नहीं लगता कि जब से राहुल जी ने एक नया फंडा रचा है कि निर्वाचन पद्धति लागू की है संगठन में, तब से संगठन बिल्कुल फ्लॉप हो गया है? नहीं, ऐसा कहना गलत है। चुनाव से पहले, चुनाव जब तक चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले लंबे समय तक एनीमिया के शिकार एक पदाधिकारी बढ़ने के बाद हटना मुश्किल हो जाता था। उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं था। ऐसे से हमारे झुंझुनू के एक जिला अध्यक्ष थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो 44 की एज तक यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और जब कोई नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट बनने की बात होती थी तो नेताओं में एक नाम नहीं होता था। बड़े नेताओं में झगड़े की वजह से वो डिसीजन नहीं हो पाता था। नए लोगों को मौका नहीं मिलता था। कई बार जिसकी युवाओं में पकड़ है उसको मौका नहीं मिल पाता था, नए लोग नहीं आते थे। और राजनीति के प्रति एक ये था कि मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी ने एक नया नारा दिया, या तो नेता बनो या नेता चुनो। तो निर्वाचन का एक परंपरा नई शुरू हुई। कोई भी सिस्टम शुरू होता है उसको स्थापित होने में टाइम लगता है। तो जब चुनाव शुरू हुए थे, लोगों ने कहा दोबारा चुनाव नहीं होंगे, एक ही बार होंगे। अब आप देख रहे हो कि राजस्थान में दूसरी बार चुनाव होने जा रहा है, पंजाब में 2 बार हो चुके हैं, हरियाणा में होने जा रहा है। तो एक सिस्टम बन चुका है, जिसके पास युवाओं के साथ है वही आगे नेतृत्व करेगा। और दूसरी बात, इसमें कोई जीत हार की बात नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वो अध्यक्ष, जिसको उसके बाद वो उपाध्यक्ष, खाली कोई नहीं है। तो जिसको भी थोड़ा बहुत समर्थन है, जिसने भी थोड़ा बहुत काम किया है, पहले युवा नेता पद पाने के लिए भारत परिक्रमा करते रहते थे, नेताओं, दिल्ली, जयपुर, लीडरशिप के। और मैंने राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम किया यूथ कांग्रेस में। एक दिल्ली में बैठा आदमी यूपी के एक कस्बे में बैठे, महाराष्ट्र के गांव में बैठे अच्छे कार्यकर्ता के बारे में जान जाए, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में जैसे मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में दिल्ली में जो मुझसे मिलने आता, या मैं महाराष्ट्र की विजिट में जो मुझसे मिलने आता, मैं उन्हीं को जानता था। जो मिलने नहीं आया उसको मैं जानता नहीं। जब मैं जानता ही नहीं तो उस आदमी को मौका कैसे मिलेगा? इसमें जो योग्य व्यक्ति थे उनको मौका नहीं मिल पाता था। तो एक निर्वाचन प्रणाली देश के अंदर अनूठा प्रयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे लेफ्ट भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, ये भी इनके भी इलेक्शन नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जब राहुल गांधी जी ने पहले तो बोलते थे कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है कांग्रेस में, अब डेमोक्रेसी ला दी तो बोले इसके लिए अच्छी चीज नहीं है। तो राहुल जी ने मौका दिया, या तो नेता बनो या नेता चुनो। खैर, आप राजनीति में क्यों आए? खैर, ये इसका जवाब तो आज भी मैं तलाश रहा हूँ कि क्यों आया। एक कारण तो ये था कि घर में राजनीतिक वातावरण था। बचपन में चुनावों की, राजनीति की बात होती थी, तो कच्ची उम्र में एक अट्रैक्शन बढ़ा।
एक कच्ची उम्र में मुझे जनरल नॉलेज का शौक था, कहाँ किस स्टेट की कैपिटल कौन है, कहाँ मुख्यमंत्री कौन है। धीरे धीरे नेताओं के संपर्क में पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से आना पड़ा, तो धीरे धीरे मुझे राजनीति अच्छी लगने लगी। मुझे ये लगा कि ये फील्ड अच्छा है, और मेरा ये मानना है कि राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति में कुछ बुराइयां हो सकती हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर राजनीति से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं इसमें आया। तो मुझे अंदर से अंत प्रेरणा मुझे अच्छी लगती थी राजनीति। और दूसरी बात, मैं क्रिकेट प्लेयर अच्छा नहीं था, पर टीम का कैप्टन मैं हुआ करता, क्लास का मॉनिटर भी था, तो शायद कहीं न कहीं नेतृत्व क्षमता शुरू से रही। ये मैं नहीं कहूँ, पर वो उसकी इच्छा, नेतृत्व करने की इच्छा हमेशा से रही, और अच्छी लगी राजनीति, और मौका मिला। और मैं सौभाग्य हूँ कि मेरे साथियों ने मेरी मदद की और नेताओं ने मेरी मदद की, तो मैं आगे बढ़ता गया। इसलिए कई बार कोशिश की राजनीति को छोड़ने की, कोई आसान, आज की राजनीति आसान नहीं है। पैसे का बोलबाला है, राजनीतिक विरासत का बोलबाला है, जाति का बोलबाला है। अब मैं बाय बर्थ बिश्नोई समाज में पैदा हुआ, तो उसकी जो जनसंख्या राजस्थान में बहुत थोड़ी है, तो जातिगत समीकरण हमेशा खिलाफ काम करते हैं। और चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, किसान परिवार से थे, मदर प्रिंसिपल थे, तो एक बहुत सीमित संसाधनों में काम करना पड़ा। तो फिर भी मैं लकी रहा हूँ, सौभाग्यशाली रहा हूँ कि लीडरों ने प्रोत्साहित किया, साथियों ने मदद की, साथियों ने तन मन धन से मदद की। तो इस वजह से राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करने का मौका मिला, कांग्रेस के प्रदेश लेवल पे भी काम करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। राजनीति माने का खास तौर पर यही माना जाए कि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि था वो राजनीतिक था। आपके पिता श्री हेतराम धारणिया जी वकील भी बहुत अच्छे रहे हैं, और राजनीति में भी उनकी काफ़ी रही है पैठ। लेकिन विचारधारा की जब बात आती है तो पिता के बिल्कुल विपरीत कैसे गए आप? वो लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं, और मुझे 93 से पहले मैं भी कांग्रेस में नहीं था। मुझे जन्म से ये सिखाया गया कि इस देश में समस्याएं जड़ कांग्रेस है, कांग्रेस आ जाए तो समस्याएं दूर हो जाएं। पीपी सिंह जी एक कागज का टुकड़ा दिखाते थे 89 में कि सरकार ये उस बैंक का नाम है जहाँ होर्स का पैसा जमा है, सरकार बनने दो, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, ये होगा वो होगा। परंतु जिस तरह से उन्होंने राज किया, देवीलाल जी आपस में लड़े, बीजेपी ने रामरथ निकाला, ये मंडल लेके आए, तो जिस तरह से राजनीति हुई, तो ये शुद्ध राजनीतिक मुझे लगा कि इस देश के अंदर एक ही पार्टी है जो समन्वय की राजनीति करती है, जो सबको साथ लेके चलती है, 36 बिरादरी की राजनीति है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, देश का नवनिर्माण करने वाली पार्टी है, जो सोशलिज्म, जो किसान, सब विचारधाराओं को साथ लेके चले, सबको साथ लेके चले, किसी का बुरा नहीं चाहे, जो मध्यम मार्गी पार्टी है वो मध्यम मार्गी, सब विचारधाराओं को, न अतिवादी है, न पिछड़ावादी है, न प्रतिक्रियावादी है। ये हमेशा से रचनात्मक काम, सकारात्मक दृष्टिकोण कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस एक समुद्र है जिसमें कई नदियां आके गिरती है। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? ये कहना मुश्किल है। कई किसान तो निश्चित तौर से हैं और रहते, कभी इस बारे में सोचा नहीं। और मैं सोचता हूँ कि शुरू से एक ही ध्येय था, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। और बहुत से लोग चाहते कुछ हैं पर और फील्ड में काम करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में रहता। बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ जाते हैं। इस मामले में ईश्वर की असीम कृपा मेरे में रही है कि मैं राजनीति में जाना चाहता था और राजनीति में हूँ। मनीष जी कहते हैं राजनीति करनी है तो धन चाहिए, पैसा चाहिए, और आपके पास है। लेकिन आपके बारे में एक चर्चा ये होती है कि मनीष जी बहुत ही महाकंजूस नेता हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है आपके बारे में? मुझे स्वीकार करने में कंजूस या महाकंजूस की बात तो नहीं है। मैं किफ़ायती आदमी हूँ, और जो मिडिल क्लास में जो लोग पैदा होते हैं वो हमेशा बचत की उनकी परंपरा रहती है। और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जब आप बड़े हो जाते हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अर्न करें, कुछ
कमाई करें, कुछ अर्न करें, आय अर्जित करें और घर का खर्चा चलाएं। मैंने भी लॉ ग्रेजुएट की और कुछ टाइम कोर्ट में प्रैक्टिस की, तो मुझे कोर्ट प्रैक्टिस में मज़ा नहीं आया। एज एडवोकेट मुझे लगता था कि मैं जब बच्चा था, स्टूडेंट्स था, तो तर्क वितर्क करता था तो लोग कहते हैं कि एडवोकेट अच्छा एडवोकेट बन सकता है। परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल है उसमें बहुत अंतर है। कि आप पढ़ाई आपके पास डिग्री है इसका मतलब ये नहीं कि आप, और निश्चित तौर से मैं जब लॉ ग्रेजुएट होके और राजस्थान बार काउंसिल से एज एडवोकेट की लाइसेंस लेके जब प्रैक्टिस करने गया तो मुझे वकालत में मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ समय गंवा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है। इसका यदि जो चीज़ आपको चाहते हैं, और सौभाग्य से हमारे पूर्वजों द्वारा जमीन उन्होंने अर्जित की हुई थी, एग्रीकल्चर लैंड मेरे फोर फादर्स के पास थी, मदर को भी अपनी मदर से ज़मीन मिली, फादर्स के पास थी। मुझे लगा वकालत करते समय भूख नहीं मरेंगे, कम से कम रोटी रोजी, कपड़ा और मकान, इस चीज़ की यदि अपने पास है और साथ में थोड़ा बहुत खेती करते रहेंगे और साथ में राजनीति कर लेंगे। तो जब आदमी कमा नहीं रहा हो तो उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि खर्चे कम करें। तो पैसा नहीं था और न है। जब आप पूरा टाइम राजनीति में लगाते हो और राजनीति में कोई आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग है, आपको पैसा लगाना पड़ता है, टाइम लगाते हो, पैसा लगा, वो भी नहीं लगाते आपके बारे में। मैं ये कहना गलत है। कोई दिल्ली जयपुर घूमता है तो कोई पैसा ट्रेन के टिकट का भी लगता है, होटल का भी लगता है, गाड़ियों का लगता है। ठीक है मनीष जी, अब चुनाव होने वाला है और हनुमानगढ़ की जब हम लोग बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 जगह ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपका क्या कहना है? निश्चित तौर से ये कहना गलत है। हमारे विनोद कुमार जी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, आदराम जी भी लोकप्रिय हैं, परम नवदीप जी बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं, और जो हम 2 सीट भादरा और नौहर पिछली बार जीत नहीं पाए थे, उसमें भादरा से जो निर्दलीय विधायक है वो सरकार में मंत्री हैं। तो मुझे जो हमारे तीनों विधायक हैं और विशेष तौर से सांसद भरतराम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सादगी पसंद है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सांसद साहब भी जीतेंगे और तीनों विधायक तो जीतेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हम नौहर भादरा भी जीतेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो अनुमान है, जो मुझे फीडबैक है, हो सकता है कि आप मुझसे सहमत हो, असहमत हो, ये आपका विशेषाधिकार है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 5 की 5 सीटें विधानसभा में जीतेंगे, तीनों हमारे विधायक जीतेंगे, और जो 2 सीटों पे 1 में विधायक हमारे साथ हैं, हम इस बार नौहर विधानसभा भी जीतेंगे। आपकी दावेदारी कहाँ से होगी? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं जिला यूथ कांग्रेस में महासचिव था, मुझे NSUI में स्टेट सेक्रेटरी बनाया, फिर उसके बाद NSUI में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर मुझे यूथ कांग्रेस का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सचिव यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका दिया। उसके बाद जब 35 साल से एज क्रॉस हो गई, बड़े हो गए, तो सीनियर कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव पद पे काम करने का मौका दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान फिल्म सेंसर बोर्ड में काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। पिछले टेन्योर में गहलोत साहब ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हाई पावर कमेटी में CM नॉमिनी अपॉइंट किया, उससे पहले FCI में भी मुझे रीजनल कंसल्टेटिव कमेटी में डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो आगे क्या करना है ये पार्टी तय करेगी। यदि पार्टी आदेश देगी जहाँ से भी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, यदि पार्टी ने आदेश दिया कि संगठन में काम करना है, संगठन में काम करते रहेंगे। पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जो भी काम देगी, जो पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी तय करेगी। ये मेरे या किसी और के हाथ में नहीं कि वो चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, कहीं नहीं लड़ेगा, कहाँ से नहीं लड़ेगा। तो ये पार्टी को तय करना है कि किसकी संभावनाएं अच्छी हैं, कौन जीत सकता है, किस तरह से राजस्थान हमारे। आप आवेदन नहीं करेंगे? ये अभी समय पड़ा है, समय आने पर इस बारे में अपने साथियों से विचार विमर्श करके और स्टेट लीडरशिप से, यदि स्टेट लीडरशिप
का इशारा होगा तो दावेदारी करेंगे, नहीं वो ये भी भविष्य के गर्भ में, अभी मुझे लगता है कि इस कहना कुछ उचित नहीं होगा। पर इस मामले में ये तय है कि जो पार्टी आदेश देगी पार्टी के आदेश। और मनीष जी, हम लास्ट में एक सवाल आपसे कि जब पिछली बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे उस समय आपने कार्यकर्ता जन जन की ओर गाँव में गए थे, आप सरकार की जो योजनाएं थी उसका प्रचार किया था आपको और आपको काफ़ी फायदा भी मिला। इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, आपको ध्यान होगा कि वो हमने 4 साल पूरा होने पे किया था जी। तो 4 साल होने का इंतजार है अभी, तो अभी 4 साल हुए नहीं। तो एक बात, दूसरी बात, उस समय मैं राजनीतिक तौर पे बेरोजगार था, मेरे पास कोई काम नहीं था, पद नहीं था, काम नहीं था, फ्री था। वो फ्री में वो मेरे अकेले का इनिशिएटिव नहीं था, हमने कुछ 10-15 साथी बैठे कि कुछ काम करना चाहिए कुछ, तो ये एक आइडिया उसमें आया कि जो काम हो रहा है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, तो हमने ये कहा भी जो गहलोत सरकार के अचीवमेंट्स हैं उसको लेके हम गांव में जाएं। तो उसने उसका कार्यक्रम का नाम रखा कांग्रेस कार्यकर्ता जन जन की ओर। और मुझे आज भी याद है कि 2002 में 8 जनवरी को हमने झांबर गांव से वो शुरू किया था। बहुत भयंकर ठंड थी, बहुत भयंकर कोहरा था, 5 फुट से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं झांबर के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बड़ी शुभ शुरुआत हुई। उसमें कई लोगों ने साथ दिया, सुभाष सुदारा जी, दिलवीर सिंह जी, इशाक खान जी, अनुज डोडा जी, नवनीत पूनिया जी, अनेकों, तरुण विजय जी, रामविलास चोयल जी, हाकम सिंह किशनपुरा जी, मंगलाराम ढाका जाम्बर जी, पुष्पेंद्र बेनीवाल जी, अनेकों साथियों ने, मैंने अकेले ने नहीं किया। मैं ये श्रेय मुझे मिले ये उचित नहीं है कि ये सामूहिक निर्णय था, सामूहिक कार्यक्रम था। और उन लोगों ने कन्वीन, सबको कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। भाई अभी मैं सचिव पद पे काम कर रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जोधपुर में काम करूँ, और इसके साथ साथ जो स्टेट, जो जिला लेवल पे जो भी एक्टिविटी, यदि मैं हनुमानगढ़ में हूँ और पार्टी का कोई कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहा हूँ, और यदि उस समय युवा थे, जोश था, अब थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी आई है, तो अब मैं चाहूँगा कि यूथ कांग्रेस में थे, यूथ कांग्रेस का काम है फ्रंट, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अब ये यूथ कांग्रेस के फिर से चुनाव हो जाते हैं, हो रहे हैं, हो जाते हैं, उसके बाद नई टीम आई, उनसे कोशिश करेंगे कि वो करें। बार आप करोगे तो उसमें लोगों को ऐतराज भी होगा, ये ही क्यों और ये लोग ही क्यों। तो मैं संयोजक में था तो ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार में, आप राजनीतिक रूप से बेरोजगार थे इसलिए आपने ऐसा किया, आज काम कर रहे हैं। मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीसीसी सचिव मनीष दहाड़निया। उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इन बातों को मीडिया की देन बताया कि सरकार और संगठन में तालमेल का अभाव है। मनीष खुद पर लगाए जा रहे महाकंजूस के आरोप से विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने माना कि ऐसा तो वह करते हैं क्योंकि बचत उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। खैर, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।